मॉडर्न ससुराल में आई संस्कारी बहू। अखिलेश कपूर की फैमिली शहर में बहुत जानी मानी फैमिली थी जो कि अमीरों में गिनी जाती थी। सभी मॉडर्न जमाने के ख्यालात के थे, इसलिए घर की औरतें शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी। शाम के वक्त वो सब डिनर कर रहे थे, तभी बड़ी बहू कैटरीना कहती है, मॉम, कल शाम को किटी पार्टी है, हमें वहाँ जाना है। वैशाली, आर यू कमिंग? यस भाभी, मैं भी आप दोनों के साथ पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहती हूँ। ओके बहू, कल की पार्टी के लिए मेरे लिए गाउन मंगवा देना। और तुम क्या पहनोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए मॉम। अरे तुम लोग तो खाने की टेबल पर भी किटी पार्टी की बातें करते रहते हो। अरे थोड़ा भजन कीर्तन के बारे में भी सोचा करो, इतना भी क्या मॉडर्न होना। अरे अखिलेश, यू नो ना, हम मॉडर्न जमाने के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऊपर से अमीर है, तो किटी पार्टी तो जाना बनता है। यस, आई एग्री विथ यू मॉम डैड। वेल, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। आप सबका सही है, कल सब बिजी हो, मैं घर में अकेले रहकर क्या करूंगा, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन एंजॉय करने जा रहा हूँ। वो भी आज रात को ही मैं निकल जाऊंगा। बस तेरी ही कमी थी बोलने की। तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि सब घर पर एक साथ रहो, टाइम स्पेंड तो करना ही नहीं होता सबको एक साथ। ओहो, तुम तो फिर चालू हो गए। जा मेरा राजा बेटा, जाकर ऐश कर। थैंक यू मॉम, आई लव यू। इस तरह सभी डिनर कर लेते हैं। कुछ देर बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहां उसे फूल तोड़ती हुई सुनीता मिलती है। उसे देखकर कार्तिक गुनगुनाने लगता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगे, जादू होके बेकाबू, दिल खो गया, दिल खो गया। आप बहुत अच्छा गाते हैं। वैसे आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे लिए गाना गा दिया। वैसे यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और सुंदर सी तुम। अरे कार्तिक, क्या हो गया, किससे बात करने लगा? चल तो घूमना भी है। अरे हाँ, आता हूँ, अभी मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। ये कहकर कार्तिक अपने दोस्त के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए निकल जाता है। वो 3 दिन वहां रहता है और बार बार उसकी मुलाकात सुनीता से हो जाती है, जहां दोनों बहुत बातें करते हैं। सुनीता उसको अपने हाथ के चाय पकौड़े बनाकर भी खिलाती है। जाने से पहले कार्तिक को बहुत अजीब सा लगता है। सुनीता के बिना अपने घर लौटना नहीं चाहता था वो, इसलिए वो सुनीता से शादी करने के लिए पूछता है। उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं और उन सबके सामने सुनीता के साथ वो शादी करके शहर आ जाता है। गाड़ी में घबराई हुई सुनीता कहती है, अजी मुझे अजीब सा लग रहा है। वो क्या है ना, मैं कभी गांव से बाहर नहीं निकली और ससुराल भी मेरा इतना अमीर है, इतने मॉडर्न जमाने का है जैसे आपने बताया। मैं कैसे वहाँ ढलूंगी? तुम घबराओ मत सुनीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ मेरे घर पर सभी मॉडर्न हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम संस्कारी हो, सुशील हो, सबका दिल जीत लोगी और मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है कार्तिक जी। कुछ देर बाद जब दोनों घर पर पहुंच जाते हैं तो गले में वरमाला देखकर वैशाली कहती है, कार्तिक भैया, आप आ गए। आपके साथ ये गवार घूंघट में कौन है? हु इज शी? वैशाली, इस तरह मजाक मुझे पसंद नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शी इज योर सिस्टर इन लॉ। हिंदी में कह दो तो तुम्हारी भाभी है, जिनसे मैंने शादी कर ली है। मॉडर्न सास और बहू आकर कहती है, What are you saying बेटा? तुमने हमें बिना बताए इस गवार लड़की से शादी कर ली? इसे तो देखकर ही कह सकती हूँ कि तुम इसे कहीं हिल स्टेशन से उठाकर लाए हो। मॉम इज राइट। माँ, आप मेरी पत्नी को ऐसे मत कहिए। गंवार नहीं है, वो 10वीं पास है। हाँ, वो एक गांव की लड़की है, बहुत सुंदर है, सुशील है और संस्कारी भी है। वो तो इसका घूंघट देखकर ही पता चल गया। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बहू लाया है तू। कब से मुझे एक संस्कारी बहू की तलाश थी। तभी कार्तिक और सुनीता अखिलेश के पैर छूते हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देता है। मालती के पैर वो छूती है तो मालती कहती है, ओ गॉड, आई कांट बिलीव, मेरे घर में एक गवार बहू आई है। आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी तरह ऐसे कपड़े पहनेगी। देखो तो कैसे पैरों में पड़ गई है। लिसन, यू नहीं बहू रानी, यहाँ किसी का पैर छूने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बेटे की वाइफ बन गई हो तो वेलकम। ओके देवरानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस महल में। इतना बड़ा महल तो तुमने कभी देखा नहीं होगा।
छोटा सा घर होगा ना गांव में। ऑब्वियसली भाभी। तुम सब लोगों को क्या हो गया है? बहुरानी का गृह प्रवेश कर दो। कैटरीना बहू, गृह प्रवेश करो। तभी बड़ी जेठानी कैटरीना अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। अखिलेश बहुत खुश था। अगले दिन सुनीता सुबह सुबह घर की सफाई कर लेती है, फिर पूजा करती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर घर के सदस्य उठकर आते हैं। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। बरसों बाद मैंने इतनी अच्छी सुबह महसूस की है। ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब हमारे होने से तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा? अरे इसके शोर करने से मेरी नींद खुल गई, और मेरी भी। माँ जी, सुबह उठकर पूजा करने से मन में शांति आती है और दिन अच्छा बीतता है। आप सब जल्दी तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो कैटरीना के हाथ से दाल गिर जाती है और वो कहती है, रॉबर्ट, रॉबर्ट, मिली, ये सारे नौकर कहाँ मर गए? जेठानी जी, यहाँ पर कोई भी नौकर नहीं है। मैंने उन सबको सुबह ही भेज दिया और सारा खाना खुद तैयार किया है। इसे मैं साफ कर देती हूँ। आर यू मैड? अमीर घर की बहू हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। क्या गवार देहाती की तरह 6 मीटर की साड़ी लपेट ली है? हमारी तरह ड्रेस पहनो। हाँ, तुम्हें यही सब पहनना पड़ेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, जेठानी जी, लेकिन मैं अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकती। इतना भी क्या मॉडर्न बनना कि बदन का आधा हिस्सा यूं ही दिखे। खूबसूरती इन कपड़ों में झलकती है। आप जब साड़ी पहनोगी तो यकीन मानिए बेहद खूबसूरत लगेंगी। हाँ माँ, आप दोनों इसे अपने जैसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? वो जैसी है उसे रहने दीजिए। ओह गॉड, मेरे इनोसेंट बेटे, तूने क्यों देहाती लड़की से शादी कर ली? अगर हम ऐसी साड़ी लपेटकर किटी पार्टी में जाएंगे तो सारी लेडीज हम पर हंसेंगी। कुछ सीखो बहू से, तुम दोनों तीनों। कितनी आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें खुद सीखना चाहिए। और बहू, बड़े सालों बाद मैंने ये गांव वाला खाना खाया है, लिट्टी चोखा। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया पापा जी। इस तरह घर की औरतों को छोड़कर सब सुनीता से बेहद खुश हैं। कुछ ही दिनों में वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती है। लेकिन मालती, वैशाली, कैटरीना तीनों सुनीता से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वो उसे ज्यादा काम देकर परेशान करने लगती है। धीरे धीरे उनका अत्याचार सुनीता पर बढ़ता जाता है। एक बार तो तीनों मॉडर्न, मालती, कैटरीना, वैशाली, किटी पार्टी में सुनीता को गंवार कहकर बेइज्जत कर देती है। अब खड़ी क्या है? जा यहाँ से, गंवार कहीं की। आंखों में आंसू लिए सुनीता कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन चारों सास बहू ननद मार्केट गए थे। तभी वैशाली पीछे रह जाती है कि तभी कुछ गुंडे वैशाली के छोटे कपड़े देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। ओहो जाने मन, बड़ी हॉट लग रही हो। पिया, अब तो आजा, शोला सा मन बह के आगे बुझा जा। बड़ी चिकनी चमेली है तुम्हारी टांगे। एक्चुअली तुम्हारे गाल भी बहुत अच्छे हैं। कौन हो तुम, बेवड़े से कहीं के? हटो मेरे रास्ते से, इडियट। वैशाली उन्हें हटने को कहती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर छेड़ने लगते हैं। तभी कैटरीना और मालती उसे बचाने जाते हैं कि तभी वो दोनों भी उन गुंडों के लपेटे में आ जाती है। तभी डंडा उठाकर सुनीता एक बार में उन बदमाश गुंडों की पिटाई करती है। इतना मारती है कि वो दोनों माफी मांगकर वहां से भाग जाते हैं। तभी सुनीता कहती है, भागकर कहाँ जा रहे हो निकम्मो? तुम्हें तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगी। माँ जी, जेठानी जी, ननद जी, आप तीनों ठीक तो है ना? अच्छा हुआ बहू, तूने हम तीनों को आकर बचा लिया। मानना पड़ेगा तुझे, तुझ में कुछ तो बात है। शुक्रिया भाभी, आपने हम तीनों को बचा लिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे अपने हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर आप तीनों ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। हमारे कपड़ों से ही हमारी संस्कृति है। मॉडर्न हमें विचारों से होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब से हम तुम्हारी तरह साड़ी ही पहनेंगे। इस तरह तीनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद तीनों सुनीता की तरह संस्कारी कपड़े पहनकर अपने घर को संभालती हैं और किटी पार्टी करना छोड़ देती हैं। और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। राम नारायण अपने बेटे गोपाल और राजेश के साथ काम कर रहे थे। तभी एक मजदूर भागता हुआ बाहर आता है। अरे अरे भागो भैया, फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। ये सुनकर मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। सभी बाहर आ गए। तभी बूढ़े राम नारायण ने इधर उधर नजर घुमाई। अरे मेरे बेटे दोनों अंदर फंसे हुए हैं, मुझे जाने दो। अरे पागल हो गए हो क्या राम नारायण काका, जो आग में कूदने जा रहे हो? अब तक तो तुम्हारे दोनों बेटे जल गए होंगे। अचानक राजेश बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है।
थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आकर फैक्ट्री की आग बुझाते हैं। सभी अपनों को खोज रहे होते हैं। वहीं राम नारायण फैक्ट्री के मलबे में दबे आग से झुलसे हुए लाश को देखकर कांप उठते हैं, क्योंकि वह उनका छोटा बेटा गोपाल था। और दोनों आंखों में आंसू लिए घर लौटते हैं। उनके घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी। एक मिट्टी का चूल्हा और कच्ची ईंट का पुराना घर, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां सावित्री अपनी दोनों बहुओं राधा और गौरी के साथ बैठी थी और चिंटू और गुड़िया खेल रहे थे। माँ, चाची, दादी माँ, देखो पिताजी और दादाजी आ गए। अजी, ये क्या? आपने ये क्या हालत बना रखी हुई है? क्या हुआ है? अरे गजब हो गया भाग्यवान, हमारा गोपाल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए राम नारायण रोते हुए फैक्ट्री में घटा हुआ हादसा बताते हैं, जिसे सुनकर गौरी को बड़ा सदमा पहुंचता है। नहीं, गोपाल जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। गौरी, संभालो खुद को, अपनी नहीं तो आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। गौरी गर्भवती थी। बच्चे को लेकर गोपाल के बहुत से सपने थे। गोपाल के अचानक चले जाने के कारण गौरी की खुशियों भरा संसार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चिंटू और गुड़िया बार बार दरवाजे से बाहर झांकते रहे। वहीं गौरी और उसके गरीब ससुराल वाले बस रोते रहे, मगर वो सभी कहाँ जानते थे कि उन्हें अभी कितना कुछ सहना था। अगले दिन सरकार ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया, जिससे गरीब नारायण और राजेश के हाथ से रोजगार भी छिन गया। ऐसे में उस गरीब परिवार के घर में घनघोर गरीबी छा गई और दाने दाने के लाले पड़ गए। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। हाँ माँ, भूख के मारे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, कुछ बना दो ना। राधा रसोई में आती है और राशन के डिब्बों को टटोलने लगती है। हे भगवान, रसोई में तो राशन का एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? निराश होकर राधा रसोई से बाहर आती है और सावित्री से कहती है, अरे क्या बात है बड़ी बहू, बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। माँ जी, क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर बहू, मैं आता हूँ राशन लेकर। नारायण लाला के पास आता है। लाला एक कंजूस बनिया था। लाला, मुझे थोड़ा सा आटा चावल दे दो, मेरा परिवार भूखा है। अरे क्यों नहीं चाचा, मगर पहले पैसे दो फिर राशन लो। लाला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर उधार मांगने। गरीब भूखा राम नारायण लाला के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर कंजूस लाला बिल्कुल तरस नहीं खाता। इस तरह उस गरीब परिवार को उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है, जिसके कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आती। अगले दिन राजेश और नारायण काम की तलाश में दिन भर जगह जगह भटकते हैं। आज भी हमें कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, आधे से ज्यादा दुनिया गरीब बैठी है। सभी को अपने घर की रोटी चलाने के लिए रोजगार चाहिए। शायद भगवान हम गरीबों से रूठ गया है। इसके बाद दोनों थक हार कर घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप दोनों? कहीं काम मिला क्या? नहीं भाग्यवान, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान हम गरीबों के घर पर इतनी मुसीबतें क्यों दे रहा है। अचानक गली में एक अनजाना कुत्ता आता है और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा होता है, जिसे देखकर भूख से बिलबिलाते दोनों बच्चे उस रोटी के लिए छीना झपटी करते हैं। जिसके बाद कुत्ता रोटी छोड़कर वहां से चला जाता है और भूखे बच्चे जमीन पर गिरी हुई रोटी की धूल झाड़कर उसे काट काट कर खाने लगे। ये देखकर ससुराल के सभी गरीब सदस्यों की आंखों में आंसू भर आए। तभी राधा अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, ये रोटी मत खाओ। मगर माँ, मुझे और भैया को बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाने दो। क्या पता कल को ये रोटी भी मिले ना मिले। अपने भूखे बच्चे की समझदारी भरी बातें सुनकर सभी का कलेजा कचोटने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक तरफ जहां गरीब ससुराल वाले हर पल भूख की भट्टी में झुलस रहे थे, तो वहीं गांव का अमीर सूदखोर लालचंद उन गरीब परिवार के लिए अलग ही षड्यंत्र रच रहा था। और एक दिन वह अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। अरे जल्दी 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 अपना सामान बांध कर निकल जाओ इस घर से। अरे लालचंद जी, आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे? अरे काहे का तुम्हारा घर? लगता है तुम्हें पता नहीं है राम नारायण, तुम्हारे निखट्टू बेटे गोपाल ने मुझसे इस घर पर 2 लाख रुपए लिए थे। अब वो तो राम को प्यारा हो गया, इसलिए अब मैं इस घर की एक एक ईंट बेचकर अपना पैसा लूंगा। और अगर तुम लोगों ने कोई भी किलकिल की तो मेरे मुस्तंडे लठ बजाएंगे। और अगर अपना घर चाहिए तो लाओ मेरे 2 लाख रुपए। लालची लालचंद्र ये अच्छी तरह जानता था कि वह गरीब परिवार उस पल पाई पाई को मोहताज था, इसलिए उसने पैसों का पासा फेंका, जिसके बाद उस गरीब
ससुराल वालों के सर से छत भी छिन गई और सभी भूखे प्यासे सड़क पर दर दर की ठोकरें खाते हुए बढ़ते चले गए और आखिरकार हालातों ने उन्हें भिखारियों के बीच लाकर छोड़ा। तभी गौरी बोली, सासू माँ, जेठानी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। मैं कुछ करती हूँ गौरी। राधा ने रात होने का इंतजार किया और मंदिर में शांति होने के बाद वह भगवान के आगे लगे भोग के प्रसाद को उठाकर गौरी के खाने के लिए लाई। गौरी ने प्रसाद बच्चों के साथ बांट कर खाया। गुड़िया, चिंटू, लो बच्चों, ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लगातार भूखे रहने के कारण सभी के चेहरे मुरझा चुके थे और उनका शरीर कामचोर पड़ता जा रहा था। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो एक अनचाहा दुख उन्हें देखने को मिला, क्योंकि भूख के मारे नारायण ने मंदिर की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया। अजी उठो ना, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नारायण की मौत पर सभी फूट फूट कर रोते हैं, जिसके बाद मंदिर के कट्टरपंथी पुजारी उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद सभी नारायण का शमशान में लेकर आते हैं। मगर उनकी फटी चिटी भूखी हालत देखकर उन्हें वहां से भी भगा दिया जाता है, जिसके बाद वह गरीब परिवार नारायण को जमीन में गाड़कर आगे बढ़ते हैं, जहां राजेश को कुछ मजदूर मलबा ढोते हुए नजर आते हैं। साहब, हम गरीबों पर तरस खाइए, हम कई दिनों के भूखे हैं, मुझे काम दे दीजिए। अरे भाई चुप हो जाओ, तुम ये काम कर सकते हो। अंकल जी, हम भी मलबा ढोएंगे, हम कई दिनों से भूखे हैं, दाने दाने के कारण हमारे दादाजी मर गए, अब हम किसी को नहीं खोना चाहते, फिर चाहे हम बच्चों को ये बोझ ढोकर मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। भूख की कीमत चिंटू और गुड़िया की आंखों में झलक रही थी, जिसे देखकर वह अमीर व्यक्ति आंसुओं से भरकर बच्चों का सर सहलाता है। और फिर क्या बच्चे क्या बड़े सभी पेट की आग बुझाने के लिए सर पर ईंट पत्थर का बड़ा बोझा ढोते हैं, क्योंकि भूख की आग में जलने से ये उनके लिए कहीं आसान था। आखिर में कई रोजों के बाद उस गरीब परिवार को रोटी मिलती है, मगर ये रोटी ना मिलने के कारण राम नारायण राख में मिल जाते हैं। आज भी न जाने राम नारायण जैसे कितने गरीब भूख की आग में जलकर दम तोड़ देते हैं।